राधे राधे। एक बार फिर नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ सभी विद्यार्थियों का राधे कृष्णा टेक्निकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी मेरा वीडियो सबसे पहले देख रहा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का सभी टेक्निकल विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको टेक्निकल एजुकेशन मिल रही है और देखो मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी मेरा सपोर्ट करेंगे। और एक बार मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और उसके बाद एनालिसिस करें कि हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ है या नहीं है इस वीडियो के अंदर। उसके बाद डिसाइड करें कि किस तरीके से हमें इनके साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हमारी यूनिट चल रही है मैग्नेट। अब मैग्नेट के अंदर आगे हम जो पढ़ने वाले हैं लगभग हमारा लास्ट टॉपिक है आज। तो देखो इसके अंदर आज देखने वाले हैं हम पदार्थों के प्रकार। जो आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं तो उनको किस प्रकार से हम पदार्थों को बांटते हैं, चुंबकीय पदार्थों को। तो देखो मुख्यतः चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ देखो हम आज पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी चुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तो यहां लिख सकते हो आप, चुंबकीय पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपके चुंबकीय पदार्थ? तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला चुंबकीय पदार्थ है हमारा मैग्नेटिक, जिसे बोलते हैं हम चुंबकीय पदार्थ। लोहे चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक जिसको बोला जाता है, फेरोमैग्नेटिक जिन्हें कह सकते हैं हम लोहे चुंबकीय पदार्थ। देखो सबसे पहला हमारा आज का मटेरियल जो हम जिस पदार्थ की बात कर रहे हैं वो कौन सा आपका लोहे चुंबकीय पदार्थ है। अब देखो लोहे चुंबकीय पदार्थ है क्या, इधर देखो सभी कि लोहे चुंबकीय पदार्थ। देखो जब कोई भी मैग्नेट होती है, जब हम किसी कुंडली के अंदर चुंबक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सपोज करो इस तरीके से कोई मैग्नेट है, ये क्या आपकी कोई मैग्नेट है, इसकी वजह से क्या उत्पन्न होगा? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। होता है या नहीं होता है उत्पन्न? होता है। ये हमारी एक तरीके से प्राकृतिक चुंबक है, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक एन और एस ध्रुव होते हैं, उसके चारों ओर क्या बनेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है चुंबकीय क्षेत्र। उसी प्रकार यदि हम क्या करते हैं, कोई कोयल लेते हैं, हमने कोई कोयल ली, अब इस कोयल के अंदर हम क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो यहां पर भी क्या बनेगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। क्या बन गया आपका? एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो चुका है, बन गया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो यहां पर क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? लोहे चुंबकीय पदार्थ। हमारे पास मुख्यतः चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। अब देखो वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से जब इस कुंडली के अंदर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब सपोज करो मैं इसके पास चांदी को लेकर आता हूं, किसको लेके आऊंगा? चांदी को लेकर आता हूं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस फील्ड पर? क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि मैं यहां पर किसको लेके आऊं? लोहे को लेकर आता हूं इसके अंदर, तो क्या प्रभाव पड़ता है? सपोज दैट जैसे कि ये कुंडली है, मैंने इस कुंडली के अंदर किसको एंटर करा दिया? चांदी की एक रोड है। क्या है? चांदी की रोड है। जैसे सपोज करो ये क्या है? चांदी की रोड है, मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली चीज क्लियर हुई कि यदि मैं इसके अंदर किसको एंटर कराता हूं?
चांदी को एंटर कराता हूं, चांदी की रोड लेता हूं, उसको इसके अंदर एंटर करा दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज, यदि मैं इसके अंदर किसको, कोबाल्ट को, निकिल को, लोहे को एंटर कराता हूं तो इस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज, यदि मैं इसके अंदर किसको, पारे को, बिस्मिथ को, इनको एंटर कराता हूं, हीरे को, अगर हीरा है तो हीरे को अगर मैंने इसके अंदर रख दिया तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी के आधार पर हम चुंबकीय पदार्थों को बांटते हैं। किसके आधार पर, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के आधार पर। जैसे कि कुंडली है, अब मैं इस कुंडली के अंदर बीच में जो क्रोड है मैं पहले किसकी डाल रहा हूं, चांदी की डालता हूं, तो इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा वो अभी देखने वाले हैं हम थोड़ी देर में। यदि मैं चांदी की जगह क्या लूं, लोहा लूं, तो लोहे की वजह से यहां पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीसरी चीज, यदि मैं इनकी जगह बिस्मिथ लूं, हीरा लूं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके चुंबकीय क्षेत्र पर। उस चीज के आधार पर हम चुंबकीय पदार्थों को बांटते हैं। क्लियर है। अब देखो, फेरोमैग्नेटिक यानी लोहे चुंबकीय पदार्थ। अब फेरोमैग्नेटिक यानी लोहे चुंबकीय पदार्थ किसे बोलोगे, तो लोहे चुंबकीय वे पदार्थ हैं कि जब किसी कुंडली के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में यदि उसको एंटर कराया जाता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देखो यहां पर क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं। जैसे ही मैं इसके अंदर लोहा एंटर कराता हूं तो क्या होगा, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, वृद्धि होती है। यानी कि इसमें से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ में लोहा क्या बन जाता है, एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देगा। अर्थात इस कुंडली की पावर में क्या हुई, वृद्धि हो गई। तो जब किसी भी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जिसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाए, या वो पदार्थ क्या बन जाए, चुंबक बन जाता है, तो उन पदार्थों को क्या बोला जाता है, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। पहली चीज क्लियर हो चुकी है कि लोहे चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब किसी पदार्थ को रखा जाता है तो उस पदार्थ की वजह से उसके क्षेत्र में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। दूसरी भाषा में यदि बल रेखाओं की संख्या भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। या तीसरी, जो पदार्थ रखा जा रहा है वो क्या बन जाए, एक शक्तिशाली चुंबक की तरह काम करने लग जाए, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। क्लियर हो गई। तो इसकी डेफिनेशन लिखो आप। देखो डेफिनेशन क्या हुई इसकी, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं में वृद्धि यानी बढ़ जाती है, ब्रैकेट में लिख लो बढ़, वृद्धि हो जाती है, लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। साथ में हम कह सकते हैं वह पदार्थ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है, उन्हें लोहे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। साथ में वह पदार्थ शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जिस पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, साथ के साथ आपका एक शक्तिशाली चुंबक की भांति काम करने लग जाता है, तो उसे बोला जाता है लोहे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। क्लियर है। अब देखो आगे लिखो, तब तक मार्कर में डाल लेता हूं मैं।
क्लियर है यहां तक? अब देखो इसके बाद में पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, एग्जाम्पल ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय बल रेखाओं में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ऐसे पदार्थ होते हैं आपका लोहा, सबसे पहला क्या होगा, लोहा, ठीक है। उसके पश्चात लिखो निकिल, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, कोबाल्ट। इसके बाद में है फेराइट, क्या है, फेराइट। और एक है आपका गिलोडीनियम, और एक होता आपका नौसादर। देखो ये सारे पदार्थ क्या है आपके, लोहा हुआ, निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, फेराइट हुआ, गिलोडीनियम हुआ या नौसादर हुआ, ये सारे के सारे कौन से पदार्थ आपके, लोहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और देखो आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाएगा, वो 4 एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा पदार्थ लोहे चुंबकीय पदार्थ है या नहीं है। दोनों तरीके से पूछ सकता है, 3 ऑप्शन लोहे चुंबकीय पदार्थों का दे देगा और एक अलग का दे देगा, और आपको पूछेगा निम्न में से लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो यहां पर लोहे चुंबकीय पदार्थ तो वो पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं में क्या कर देगा, वो वृद्धि कर देता है। क्लियर है पहली चीज। तो दूसरी चीज, वो शक्तिशाली चुंबक की भांति काम करता है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, फेराइट, गिलोडीनियम और नौसादर। क्लियर है। इसके बाद में आगे देखो, इससे संबंधित एक टॉपिक हो रहा है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी परमीएबिलिटी यानी चुंबकशीलता का मान क्या होता है। एग्जाम में यही चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो देखो लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, क्या बोलते हैं चुंबकशीलता को, परमीएबिलिटी बोला जाता था। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता इकाई से बहुत अधिक होती है। देखो इकाई से क्या होगी, बहुत अधिक होगी, यानी हम कह सकते हैं 1 से लेकर 2000 तक, 1 से लेकर कितने तक, 2000 तक इसकी परमीबिलिटी का मान होता है। कितना होगा, 1 से लेकर 2000 तक, यानी इकाई से बहुत अधिक होता है। क्लियर। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता इकाई से क्या होगी, बहुत अधिक होगी, अर्थात उसका मान 1 से लेकर कितने तक हो सकता है, 2000 तक होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। इसके बाद एक आता है हमारा इसी का पदार्थ का, लोहे चुंबकीय, लोहे चुंबकीय पदार्थ की ससेप्टिबिलिटी, क्या बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी को, चुंबकीय प्रवृत्ति। बताया था क्या मैंने, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबक ग्रहणशीलता पढ़ाया था ना, चुंबकीय गुणों को धारण करने की क्षमता। तो लोहे चुंबकीय पदार्थों की ससेप्टिबिलिटी अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबक ग्रहणशीलता क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, धनात्मक होती है। क्या होने वाली है, हमेशा धनात्मक रहने वाली है। जो किसी भी लोहे चुंबकीय पदार्थ की ससेप्टिबिलिटी यानी चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबक ग्रहणशीलता है, उसका मान क्या रहता है, धनात्मक होता है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये पूछा गया था कि लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबक ग्रहणशीलता क्या होती है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, धनात्मक। अर्थात चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबक ग्रहणशीलता है उसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। क्लियर है यहां तक, राइट डाउन कर लिया। अब देखो आगे दूसरा जो हमारा पदार्थ है, पहला पदार्थ हमारा क्या रहता है, लोहे चुंबकीय पदार्थ है।
कर लिया ना राइट डाउन सभी ने? अब देखो दूसरा जो हमारा पदार्थ है वो क्या होता है आपका? पैरा मैग्नेट। दूसरा जो हमारा चुंबकीय पदार्थ है वो है पैरा मैग्नेट। पैरा मैग्नेट। पैरा मैग्नेट का मतलब क्या होगा? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय या समचुंबकीय पदार्थ। इनके दो नाम हैं, अनुचुंबकीय या समचुंबकीय पदार्थ। देखो पैरामैग्नेट या अनुचुंबकीय या समचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो देखो इसके अंदर वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने देते हैं। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से क्या करने देंगे? वो गुजर जाने देंगे, उन्हें गुजर जाने देते हैं तथा स्वयं चुंबक नहीं बनते हैं। तथा स्वयं क्या नहीं बनेंगे? चुंबक नहीं बनते हैं। पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात क्या कहलाएंगे? हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन से? वे पदार्थ जिनको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं को तो क्या करेंगे? अपने अंदर से गुजर जाने देंगे कि भाई तू तो निकल जा, लेकिन स्वयं क्या नहीं होंगे? चुंबक नहीं बनेंगे, ना ही उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ या समचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर हो चुका है यहां तक? अब आ जाओ इसके बाद में इसकी एक ट्रिक है कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो किस तरीके से काम करते हैं? पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थों की तरह से काम करेंगे। तो देखो इसको ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह याद कर सकते हो। तो ट्रिक क्या है मामा? ट्रिक क्या है? अरे मामा टाटा, अरे मामा टाटा पर हवा में सोच। देखो क्या हुई टिकी? अरे मामा टाटा पर हवा में सोच, यहां मत सोच। क्या हो रही है बात? अरे मामा टाटा पर हवा में सोच, यहां मत सोच। अब देखो वो पदार्थ कौन कौन से हैं हम देखने वाले हैं। एम फॉर मैग्नीशियम। पहला एम से क्या निकलेगा? मैग्नीशियम। क्या निकलने वाला है? मैग्नीशियम। क्या निकल के आया आपके पास? मैग्नीशियम आ गया। ए फोर क्या होगा? एल्यूमिनियम। दूसरा क्या है? एल्यूमिनियम। क्या रहने वाला है? एल्यूमिनियम। तीसरा एम फोर क्या है? मैग्नीज। क्या रहने वाला है? मैग्नीज। चौथा ए फोर क्या निकलेगा? देखो एम फोर मैग्नीज, ए फोर एल्यूमिनियम, एम फोर मैग्नीज, ए फोर ऑक्सीजन। ए फोर ऑक्सीजन। क्लियर है? उसके बाद टी फोर टाइटेनियम।
T4 क्या है? टाइटेनियम होने वाला है। इसके बाद अगले T का मतलब T4 तांबा, क्या रहने वाला है? T4 तांबा। देखो M4 मैग्नीशियम, A4 एल्यूमिनियम, M4 मैग्नीज, A4 ऑक्सीजन, T4 टाइटेनियम, T4 तांबा। पर प्लेटिनम क्या होने वाला है? प्लेटिनम हवा, सीधा सीधा एयर यानी हवा। इसके बाद सोच में 3 होंगे आपके, सो से सोना और सो से सोडियम, सो से सोना और सो से सोडियम। यहां इससे कितने मिलने वाले हैं आपको? 2 मिलने वाले हैं। और C4 क्या हो जाएगा? चांदी। C4 क्या मिलेगा आपको? चांदी। तो देखो पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय पदार्थ है, उनको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? अरे मामा टाटा पर हवा में सोच, यहां पर मत सोच। तो देखो M4 क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। A4 क्या होगा? एल्यूमिनियम। M4 क्या होगा? मैग्नीज। A4 क्या होगा? ऑक्सीजन। T4 क्या होगा? टाइटेनियम। T4 क्या होगा? तांबा। पर में प्लेटिनम, हवा। सो में 2 सो हैं, एक तो सोडियम होगा और एक सोना होगा। एक C4 क्या होगी आपकी? चांदी होगी। अगर किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है और उनके बीच में इन पदार्थों को रख दिया जाता है तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को केवल गुजर जाने देते हैं, खुद क्या नहीं बनते आपके? चुंबक नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम कहाँ यूज करते हो आप? ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हो। उसके अंदर से हम विद्युत प्रवाहित करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। वो चुंबक बन जाता है क्या? नहीं बनता है क्या कभी वो चुंबक? नहीं बनता। उसी प्रकार मोटर होती है, ट्रांसफॉर्मर होती है, उसके अंदर किसको यूज करते हैं हम? तांबे को यूज करते हैं। और तांबा कभी चुंबक बना है क्या? नहीं। केवल वो क्या करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से क्या करता है? बहने देता है। वो स्वयं क्या नहीं बनता? चुंबक नहीं बनता। और ये हमेशा ध्यान रखना, कई बुकों में डाउट है इस पे, तांबे पे। तांबे को कई बुकों में डायामैग्नेटिक कहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ का है। लेकिन यदि हमेशा देखा जाए तो ये कौन सा पदार्थ आपका? अनुचुंबकीय बुक है, समचुंबकीय पदार्थ होता है। स्टैंडर्ड बुक के अंदर इसको क्या डिसाइड कर रखा है? आपका अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। क्लियर है? ट्रिक याद हो गई? ट्रिक से बेसिक कंसेप्ट याद कर लेगो। अब आ जाओ, देखो इसके बाद और क्या क्या चीजें हैं, और इसके बाद क्या चीज आने वाली है? देखो एक नई चीज आने वाली है कि इसकी जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ है उनकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है? इनकी चुंबकशीलता क्या हो रहा है जीतू? पैरामैग्नेटिक यानी चुंबकशीलता का जो मान होता है वो क्या होता है? इकाई से कुछ अधिक होता है। इकाई से क्या रहने वाला है? कुछ अधिक। देखो पिछले वाला का क्या था? इकाई से बहुत अधिक, यानी 1 से लेकर 2000 तक था। और यहां पर पैरामैग्नेटिक पदार्थों के लिए चुंबकशीलता का मान क्या होता है? इकाई से कुछ अधिक होगा, यानी 1 से थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। 1 से लेकर 10 तक के आसपास पहुंच पाओगे आप। ठीक है, तो यहां पर अगर पैरामैग्नेटिक पदार्थ की बात की जाए तो इसकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है? इकाई से कुछ अधिक होता है। इसके बाद एक नया टॉपिक है इसी में, पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबक ग्रहणशीलता, जिसे हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। तो यहां पर इसका मान क्या होगा? जब उसका मान, लोहे चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय गुणों को क्या करते हैं? धारण करते हैं। ये चुंबकीय गुणों को धारण कर रहे हैं क्या? नहीं, केवल चुंबकीय गुणों को क्या करते हैं? अपने अंदर से बहने देते हैं। तो इनकी जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ है, चुंबकीय ग्रहणशीलता है, उसका मान कितना हो जाएगा? ओनली 0 रहेगा। तो हमेशा इसका मान क्या होता है? 0 होता है। उसका मान धनात्मक होता है, इसका क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबक यानी ग्रहणशीलता का मान हमेशा क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है। पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? इकाई से कुछ अधिक होता है। ट्रिक के माध्यम से याद कर लेना कि कौन कौन से पदार्थ, देखो इनके अंदर से केवल ये पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ समचुंबकीय है,
कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा हमारा फेरोमैग्नेटिक है और कौन सा डायामैग्नेटिक है। एग्जाम्पल इनके अंदर से सबसे ज्यादा उठ के आता है और ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। M4 क्या होगा, मैग्नीशियम, A4 एल्यूमिनियम, M4 मैग्नीज और A4 ऑक्सीजन, T4 टाइटेनियम और T4 तांबा, पर में से प्लेटिनम, हवा, सोच में 2 है, सोना और सोडियम, चैफ और चांदी। क्लियर है, लिख लिया सभी ने। चले नेक्स्ट। अब देखो इसके बाद हमारा तीसरा चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है, जिसे हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या है तीसरा पदार्थ हमारा, डायामैग्नेटिक, जिसे हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा हमारा है डायामैग्नेटिक पदार्थ, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। देखो वो पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, उन्हें तो क्या बोल रहे थे हम, लोहे चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, और वो पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती है, केवल वो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करने देता है, गुजरने देता है, तो क्या कहला रहे थे वो, अनुचुंबकीय पदार्थ यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। अब आता है डायामैग्नेटिक, जो इनको क्या करने नहीं देगा, अपने अंदर से गुजरने ही नहीं देगा। वो उन चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, या धकेलेगा, या उनकी संख्या में क्या कर देगा, कमी ला देगा। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते तथा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या करते हैं, कमी करते हैं। डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। देखो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से क्या नहीं होने देंगे, ये गुजरने नहीं देते, साथ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या कर देंगे, ये कमी कर देते हैं। तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक। अब देखो आगे, इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड ट्रिक है, आसानी से याद कर सकते हो किस तरीके से पदार्थों को। तो देखो लिख लिया यहां तक। देखो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर
चुंबकीय बल रेखाओं को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते तथा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के हुए आपके। पहला कौन सा है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक तो क्या करता है, अपने अंदर से किसको बहने देगा, चुंबकीय बल रेखाओं को बहने देगा, साथ में स्वयं क्या बन जाता है, एक शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। दूसरा आता हमारा पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या करेगा, चुंबकीय बल रेखाओं को तो गुजरने देगा, जितनी आ रही है उनको बहने देगा, लेकिन उनकी संख्या में ना तो कमी करता है ना ही बढ़ोतरी करेगा। केवल अपने अंदर से कहेगा भाई तू जा सकता है, मैं तेरा सपोर्ट नहीं करूंगा केवल, ठीक है, ना तो तुझे रोकूंगा ना ही तेरे को सपोर्ट करूंगा, तू मेरे अंदर से बह के जा सकता है, केवल इतना सा काम करेगा। तीसरी चीज आती है डायामैग्नेटिक, प्रति चुंबकीय पदार्थ। ये क्या बोलेगा, भाई मैं तो जाने ही नहीं दूंगा तेरे को, अगर मेरे अंदर एंटर करने की कोशिश की तो मैं तेरी संख्या को कम और कर दूंगा, और यही करता है। अगर इसके अंदर एंटर करेगा तो वो अगर 10 होते तो 5 ही कर देगा। कहने का मतलब उनके चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। आ गई चीज समझ में? तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, हमारा डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। अब देखो यहां पर ट्रिक, इसमें कौन कौन से पदार्थ लिए जाते हैं, देखो ट्रिक क्या है, हीरा लाल, क्या है, हीरा लाल जज। हीरा लाल जज क्या करते हैं, जज साहब एसी में बैठ के क्या खाएंगे, हीरा लाल जज एसी में पाव भाजी, पाव भाजी खाते हैं। क्या बात है, हीरा लाल एसी में पाव भाजी खाते हैं। अब देखो इस तरीके से कहां कहां से क्या निकलने वाला है, हीरा सबसे पहला क्या होने वाला है, हीरा क्या आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ है, इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। लाल में से आएगी लकड़ी, क्या आएगी, लकड़ी। पहले जै का मतलब होगा जस्ता, क्या होगा, जस्ता। दूसरे जै का मतलब क्या होगा, जल। देखो हीरा लाल में से क्या निकाल के लाओगे, लकड़ी। पहले जय का मतलब क्या है, जस्ता। दूसरे जय का मतलब क्या है, जल। एसी, एसी का मतलब एंटीमनी। पहले ए का मतलब क्या है, एंटीमनी। फिर दूसरे सी का मतलब क्या है, सीसा। क्या होगा, सीसा। ए फॉर एंटीमनी, सी फॉर सीसा। इसके बाद पाव मीन्स पारा, क्या होगा, पारा। और भाजी में से क्या निकालेंगे, बिस्मित। क्या निकालेंगे, बिस्मित। तो देखो यहां पर हीरा लाल जज एसी में बैठकर क्या खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं। तो हीरा का मतलब क्या हुआ आपका, हीरा। लाल में से क्या निकालोगे, लकड़ी को। जज में से 2 जय निकलेंगे, एक का मतलब जस्ता, दूसरे जय का मतलब जल है। तीसरा ए फॉर एंटीमनी और सी फॉर सीसा। और यहां पर पाव में से क्या निकालेंगे, पारा। और भाजी का मतलब क्या होता है, बिस्मित। देखो हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिक के माध्यम से याद करोगे तो अच्छी तरह याद हो जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहने वाला है। अभी कई चीजों को जहां पर कुछ पदार्थों में कंफ्यूजन रहेगा वहां पर आपको अलग से ही बता दिया जाएगा, क्योंकि जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं वो तो हमेशा यूज आएंगे। लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं हमारे, लोहा, निकिल और कोबाल्ट, फेराइट, गिलोडीनियम और नौसादर। ये तो क्या है आपके लोहे चुंबकीय पदार्थ है। और उसके अंदर हमने क्या देखा था, मामा टाटा पर हवा में सोच। तो वहां से मैंने पूरे पदार्थ बता दिए कौन कौन से पदार्थ थे। और इसके लिए हमें याद रखना है, हीरा लाल जज एसी में क्या खा रहा है, पाव भाजी खा रहा है। तो आसानी से याद कर सकते हो इस चीज को, क्लियर है। अब देखो ऐसी कोई बात नहीं जज साहब पाव भाजी खाएं तो कुछ और ही खाते हैं, जज साहब की स्पेशल चीज होगी। लेकिन यहाँ पर तो हमें याद करना है, जज साहब चाहे कुछ भी खाए लेकिन हमें तो अपने अकॉर्डिंग ही खिलाना है ना, ताकि हमें याद रहे एग्जाम तक वो चीज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद में आता है कि जो इसकी चुंबकशीलता है, किसकी, पैरामैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की प्रति चुंबकीय पदार्थ की
शीलता, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है? इकाई से कम होने वाली है। क्या होगी आपकी? इकाई से कम रहने वाली है। जो प्रति चुंबकीय पदार्थ है उनकी चुंबकशीलता क्या रहने वाली है आपकी? इकाई से कम रहने वाली है। दूसरी चीज, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबक ग्रहणशीलता कितनी होगी? स्टार्टिंग में क्या है? धनात्मक, बीच में क्या आ गई? शून्य, तो अब इसकी क्या होगी? ऋणात्मक। तो इसकी ग्रहणशीलता का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो हमें ध्यान रखना है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबक ग्रहणशीलता का मान क्या होगा? ऋणात्मक होता है। और इसको जो ऋणात्मक गुण होता है इसको किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। ये पूछा जा चुका है कि जो आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर चुंबकीय ग्रहणशीलता जो ऋणात्मक होती है उसको किस प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन सा आपका? क्रॉस से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार तो इस तरीके से पूछा गया था, दूसरी बार ऐसे पूछा गया कि प्रति चुंबकीय पदार्थ के अंदर -x किसको प्रदर्शित करता है? तो आपको किसको करता है? चुंबकीय ग्रहणशीलता के ऋणात्मक मान को प्रदर्शित करता है। अर्थात ये चुंबकीय गुणों को धारण नहीं करते। जो धारण करेंगे उनमें धनात्मक, जो कुछ भी परिवर्तित नहीं करते वो क्या होते हैं? शून्य। और जो कम कर देंगे उनके मान का क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। तो ये थे हमारे जो हमारे चुंबकीय पदार्थ है उनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? लोहे चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक। ये अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देता है, साथ में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कर देगा? बढ़ा देता है। क्लियर है? दूसरी चीज, इसकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है? 1 से बहुत अधिक होता है। और इसकी चुंबकीय ग्रहणशीलता का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन से पदार्थ थे? लोहा, निकिल, कोबाल्ट, नौशादर, फेराइट या गिलोडीनियम। 4-5 पदार्थ बता दिए। उसके बाद दूसरा क्या था आपका? पैरामैग्नेट पदार्थ क्या थे आपके? पैरामैग्नेट पदार्थ वे पदार्थ जो अपने अंदर से केवल चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने देंगे, उनकी संख्या में कमी या वृद्धि का काम नहीं करते और ना ही स्वयं क्या नहीं बनते? चुंबक नहीं बनते। इसके लिए हमने कौन सी ट्रिक देखी थी? मामा टाटा पर हवा में सोच। वहां से M4 क्या निकाला था? मैग्नीशियम। A4 क्या निकाला था? एल्यूमिनियम। फिर M4 क्या निकाला था? मैग्नीज। फिर A4 क्या निकाला था? ऑक्सीजन। फिर T4 क्या निकाला था? टाइटेनियम। फिर अगले T से क्या निकाला था? तांबा। फिर पर में क्या निकाला था? प्लेटिनम। फिर आगे हवा से हवा। सोच में क्या थे? 2 सो थे, तो इसके अंदर सोना और सोडियम और चैफ और चांदी निकाली थी। क्लियर है? ये वाले पदार्थ देखे थे। उसके बाद में हमने तीसरा देखा है डायामैग्नेटिक पदार्थ। डायामैग्नेटिक पदार्थ वे पदार्थ है जो अपने अंदर से चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने ही नहीं देते या उनकी संख्या में क्या कर देंगे? कमी कर देते हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं? हमारे डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? और डायामैग्नेटिक के अंदर एग्जाम्पल के लिए हमने कौन सी ट्रिक देती है? हीरा लाल जज एसी में क्या खाते हैं हमारे लिए? पाव भाजी खा रहे हैं। तो हीरा फॉर हीरा, लाल में से लकड़ी, इसके बाद जज में से जय में से जस्ता और दूसरे जय का मतलब जल, ए फॉर एंटीमनी, सी फॉर सीसा। इसके बाद में हमने पाव में से क्या निकाला? पारा। और बाजी में से क्या निकला आपका? बिस्मित। ये मुख्यतः हमारे डायामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। क्लियर है? यहां तक अच्छी तरह याद हो गए? देखना इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर फंसता है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है मैग्नेट। क्लियर है? अब देखो कुछ कंसेप्ट और है हमारे लिए, कभी कभार जिनको पूछ लिया जाता है। क्लास तो समझ में आई ना? हो सकता है कहीं क्लास ही समझ में नहीं आए। हाँ बस अब देखो, कभी कभार इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि एमएमएफ किस प्रकार की राशि है। क्या पूछ लिया जाएगा? एमएमएफ किस प्रकार की राशि है। तो ये कैसी होती है? एक अदिश राशि होती है। हमेशा ध्यान रखना, कैसी होती है? अदिश राशि होती है। दूसरी है आपकी, एक है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स
और चुंबकीय फ्लक्स भी कैसी राशि होती है आपके लिए? अदिश राशि होती है ये भी, ठीक है। और एक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व ये भी किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। याद करना है, एमएमएफ अदिश है, चुंबकीय फ्लक्स भी क्या है? अदिश है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी क्या है? अधिक है। और एक होता है आपका चुंबकशीलता। चुंबकशीलता भी किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि ही होती है। अब आ जाओ इधर, देखो सबसे ज्यादा ये पूछा जा चुका है, एमएमएफ किस प्रकार की राशि है? तो एमएमएफ किस प्रकार की राशि होती है? अदिश राशि होती है। इधर आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कल परसों के दिन पढ़ाए थे हमने, देखा था। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार की राशि है? ये सदिश राशि होती है। दूसरी चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता भी किस प्रकार की राशि है आपकी? सदिश राशि होती है। एक आता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी किस प्रकार की राशि है आपकी? सदिश राशि ही होती है। देखो सबसे ज्यादा इधर से तो एमएमएफ पूछा जाता है, और इधर से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों राशियों को एग्जाम में बार बार रिपीट किया जा रहा है, साथ में इनको भी थोड़ा सा देख लेना है, इनको तो याद करना ही करना है। चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार की राशि है आपकी? सदिश राशि। एमएमएफ किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। साथ में और जो राशियां दी हुई है उनको आसानी से याद कर लेना। क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं ना? किसी विद्यार्थी को अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो। आशा करता हूं सभी विद्यार्थियों को आज की क्लास पसंद आई होगी। एक बार सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का सभी विद्यार्थियों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।